In class 12, subject biology, chapter sexual reproduction in flowering plant. Today we are going to study the fertilization, development of embryo, endospore, type of endospore, embryo development in monocot and dicot. After that, food formation, biological importance of seed, some special mode of reproduction. Dear student, do you know that मेल और फीमेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड होते हैं उनके फ्यूजन से एक डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप होता है। मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट दैट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। डियर स्टूडेंट, फीमेल गैमेटोफाइट में एम्ब्रॉय सैक डेवलप होता है जिस पर फीमेल गैमेटोफाइट कम्प्लीटली डेवलप होता है। मेल न्यूक्लियर पॉलन ट्यूब से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को परफॉर्म करता है। मीन्स अपन कह सकते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड होते हैं आपस में फ्यूजन को परफॉर्म करते हैं जिससे डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप होता है। यह डिप्लॉयड जाइगोट एम्ब्रॉय सैक के अंदर डेवलप होता है और आगे जाकर यह एम्ब्रॉय को परफॉर्म करता है। डियर स्टूडेंट, इस प्रोसेस में सबसे पहले पॉलिनेशन को हमने स्टडी करी या पॉलिनेशन का हमने अध्ययन किया। आफ्टर द पॉलिनेशन मीन्स पॉलिनेशन की प्रोसेस में मेल गैमेट मीन्स पॉलिन ग्रेन स्टेमन से ट्रांसफ़र होकर स्टिग्मा पर लैंड करता है। यह पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट होता है। मीन्स अपन कह सकते हैं कि 2 सेल्ड या कभी कभी 3 सेल्ड जो पॉलिन ग्रेन होता है वह एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचता है। मीन्स 2 सेल्ड या समटाइम 3 सेल्ड पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन के नाम पर जाना जाता है। यहाँ पर पॉलिन ग्रेन लिक्विड एब्जॉर्ब करता है, स्वेल हो जाता है, पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट करता है जर्म पोर के थ्रू और जर्म पोर के थ्रू जर्मिनेट होकर प्रोड्यूस करता है एक पॉलिन ट्यूब। यह पॉलिन ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से होते हुए ओव्यूल तक पहुँचती है। हर जो पॉलिन ट्यूब होती है यह सिंगल पॉलिन ट्यूब्स के फॉर्म में अराइज होती है, लेकिन उस पॉलिन ग्रेन ऐसे होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक पॉलिन ट्यूब्स क्या होती हैं, डेवलप होती है। डियर स्टूडेंट, पॉलिन ट्यूब ग्रो होगी ओव्यूल्स स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ओवरी से होते हुए कहाँ पर पहुँचेगी, ये पहुँचेगी ओव्यूल तक। अब ओव्यूल्स के थ्रू ओव्यूल में ये इंटर करेगी। तब इंटर होने मीन्स 3 डिफरेंट प्लेसेस हैं। उन 3 डिफरेंट प्लेसेस के थ्रू यह जो पॉलन ग्रेन या पॉलन ट्यूब होती है यह एम्ब्रॉय सैक में एंटर करती है। फर्स्ट इज़ द पोरोगैमी, सेकंड इज़ द चलेजोगैमी एंड थर्ड वन इज़ द मीजोगैमी। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलन ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी से कहाँ तक पहुँची, एम्ब्रॉय सैक में अब उसे इंटर करना है तो वो एम्ब्रॉय सैक में 3 रास्तों से इंटर कर सकती है। पहला रास्ता मीन्स वह ओव्यूल में माइक्रोपाइल्स के थ्रू क्या करती है, इंटर करती है। ये एक बहुत ही कॉमन मेथड है जो अधिकतर प्लांट्स में देखने को मिलता है और इसे पोरोगैमी के नाम पर जाना जाता है। चलेजोगैमी में पॉलिन ट्यूब जो होती है वो ओव्यूल में इंटर करती है। कहाँ से इंटर करती है, चलेजल एंड से इंटर करती है, तब इसे चलेजा गैमी के नाम पर जाना जाता है, जैसे कैजोराइना और वेटुला में ये देखने को मिलता है। थर्ड वन इज़ द मीजोगैमी। इस मेथड में जो पॉलिन ट्यूब होती है वो ओव्यूल में इंटर करती है फ्यूनिकल या इंटेगुमेंट के थ्रू, जैसे कुकर बीटा में देखने को मिलता है। मीन्स ये हुआ कि पॉलिन ग्रेन स्टेमन से ट्रांसफ़र होगा स्टिग्मा तक, वहाँ पर वो जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेशन से एक पॉलिन ट्यूब डेवलप होगी, वह स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुँचेगी। ओवरी में ओव्यूल डेवलप होगा, उस ओव्यूल पर यह पॉलिन ट्यूब इंटर करेगी। यदि ये पॉलिन ट्यूब माइक्रोपाइल के रास्ते से ओव्यूल में इंटर करती है तब हम इसे पोरोगैमी, यदि ये चलेजल या चलेजा एंड से इंटर करती है तब हम इसे चलेजोगैमी, और यदि ये फ्यूनिकल या इंटेगुमेंट के थ्रू कहाँ पर ओव्यूल पर इंटर करती है तब हम इसे क्या नाम देते हैं, हम इसे नाम देते हैं मीजोगैमी। इस तरह से हमने ये देखा कि पॉलिन ट्यूब पोरोगैमी, चलेजोगैमी या मीजोगैमी के थ्रू ओव्यूल या एम्ब्रॉय सैक में एंटर करती है। डियर स्टूडेंट, पॉलन ट्यूब में भी इंटर द एम्ब्रॉय सैक थ्रू मैनी वेज। कभी कभी बिटवीन एग सेल एंड 1 सिनर्जिड सेल, बिटवीन 2 सिनर्जिड सेल, मीन्स अलग अलग रास्तों से और अलग अलग मैनर से यह सेल
यह पॉलन ट्यूब अंदर की ओर इंटर करती है। आफ्टर दैट डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। डियर स्टूडेंट, इसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। डियर स्टूडेंट, जब पॉलन ट्यूब बस्ट होगी इन द सिनर्जिड एरिया में, तब क्या होगा, टू न्यूक्लियाई या बोथ गैमेट्स कम आउट, मीन्स दो गैमेट किसके, मेल न्यूक्लियस के बाहर आएंगे। इनमें से एक न्यूक्लियस जो होगा वो मेल गैमेट किसको फ्यूज करेगा, एक सेल से फ्यूज करेगा। समझिएगा, यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन हमें परफॉर्म कराना है। आपने पॉलन ट्यूब में कितने न्यूक्लियस होंगे, दो न्यूक्लियस होंगे। कौन से होंगे, मेल गैमेट्स होंगे। जब ये पॉलन ट्यूब कहाँ पर ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी, दोनों मेल न्यूक्लियस उस पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ पर पहुँचेंगे, एम्ब्रॉय सैक के अंदर पर पहुँचेंगे। उन दो न्यूक्लियाई या टू न्यूक्लियाई में से एक जो मेल गैमेट या मेल न्यूक्लियस होगा वो एक सेल से फ्यूजन को परफॉर्म करेगा और एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा। इस तरह से एक मेल गैमेट और एग सेल के बीच में फ्यूजन हुआ जिससे डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप हुआ और इसे हमने पहला फर्टिलाइजेशंस कहा। इसे ही ट्रू फर्टिलाइजेशंस कहा जाता है क्यों, क्योंकि इसमें जनरेटिव फर्टिलाइजेशन होता है और डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप होता है और उस जाइगोट से एम्ब्रॉय डेवलप होता है। अब बचा हुआ सेकंड मेल गैमेट। ये सेकंड मेल गैमेट जो एम्ब्रॉय सैक में दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वह आपस में पहले से ही फ्यूज हो चुके होते हैं, मीन्स डिप्लॉयड होते हैं। इस सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगे तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा और इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से रिमेंस जो बचा हुआ मेल गैमेट से वो क्या करेगा, फ्यूजन को परफॉर्म करेगा। जब यहाँ पर फ्यूजन होगा तब कितने न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे, 3 न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, इसलिए इसे ट्रिपल फर्टिलाइजेशंस के नाम पर भी जाना जाता है। मिस हमने यहाँ पर ये देखा कि दो मेल गैमेट्स थे, इसमें एक मेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशंस को परफॉर्म करेगा एक के साथ, जबकि जो दूसरा मेल गैमेट होगा वो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना है उससे क्या करेगा, उससे फर्टिलाइज होगा या उससे फ्यूज होगा और इसलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन्स के नाम पर जानते हैं। डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, इट इज एसेंशियल टू प्रोड्यूस वायबल सीड। इफ एनी वन ऑफ फर्टिलाइजेशन फेल इन द प्लांट, द वायबल सीड डू नॉट फॉर्म। The endosperm formed by this process provide nourishment or nutrition to developing embryo so that embryo develop properly and healthy and better seed are formed. Dear student, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि पहला फ्यूजन जो आपने कराया वो मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में हुआ जिससे एम्ब्रॉय डेवलप होगा। जो आपने सेकंड फ्यूजन करवाया वो सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट्स के बीच में हुआ जिससे एक ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस डेवलप हुआ। इस तरह से एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस या जो जाइगोट डेवलप हुआ है उससे एम्ब्रॉय डेवलप होगा और इस एम्ब्रॉय के डेवलप होने में जो नरिशमेंट या न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी वो है ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस जिससे एंडोस्पर्म डेवलप होगा। वह एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस से डेवलप होगा और वो इसे क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। सो डियर स्टूडेंट, हमने ये जाना कि पर्टिकुलर जो पॉलन ग्रेन होता है वह डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू स्टिग्मा पर लैंड करता है। स्टिग्मा पर लैंड करके उससे एक पॉलन ट्यूब डेवलप होती है जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से ओव्यूल तक पहुंचती है। यह ओव्यूल में चलेजा एंड से, फ्यूनिकल एंड से, माइक्रोपाइल एंड से या इंटेगुमेंट से इंटर करती है और वहाँ बस्ट होती है। इस पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमेट्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। ये मेल गैमेट्स उस पॉलन ट्यूब के थ्रू एम्ब्रॉय सैक में एंटर करते हैं। इसका पहला मेल गैमेट फीमेल गैमेट मीन्स एग सेल से फर्टिलाइजेशंस को परफॉर्म करेगा जिससे एक डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, वो आगे एम्ब्रॉय को डेवलप करेगा। जबकि जो मेल फीमेल गैमेटोफाइट में मीन्स एम्ब्रॉय सैक में जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे वो टू पोलर न्यूक्लियाई आपस में पहले फ्यूज करेंगे जिससे 2n या डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस डेवलप होगा और उस सेकेंडरी न्यूक्लियस से सेकंड मेल गैमेट फ्यूज करेगा और तब ये ट्रिपल फ्यूजन होगा और एक ट्रिप्लॉयड सेल डेवलप होगी। दो सेल हमें फ्यूजन से मिली, एक डिप्लॉयड सेल जिससे जाइगोट से एम्ब्रॉय और एम्ब्रॉय से सीड डेवलप होगा। सेकंड ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा किसको, डेवलप हो रहे एम्ब्रॉय को, और वो आगे फर्दर डेवलपमेंट को परफॉर्म। डियर स्टूडेंट, एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है ये रिजल्ट होता है किसका, ट्रिपल फ्यूजन का। कौन सा ट्रिपल फ्यूजन हुआ, तो पहले दो पोलर न्यूक्लियाई जो कि हैप्लॉइड थे आपस में फ्यूज करेंगे जिससे एक सेकेंडरी न्यूक्लियस डेवलप होगा
आउट सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस से एक मेल गैमेट फिर फ्यूज करेगा, तब हम इसे ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे और इससे ट्रिप्लॉयड मीन्स 3n एंडोस्पर्म डेवलप होगा। यह एंडोस्पर्म नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा डेवलपिंग एम्ब्रॉय को, जो एम्ब्रॉय सैक पर डेवलप हो रहा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंडोस्पर्म आर थ्री टाइप्स। मीन्स एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, यह इस डेवलपमेंट के बेस के आधार पर एंडोस्पर्म थ्री टाइप की कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। डियर स्टूडेंट, हमारा टारगेट ये होगा कि हम फॉलोइंग टाइप का एंडोस्पर्म स्टडी करेंगे और साथ में उसका एग्जाम्पल भी लर्न करेंगे। फर्स्ट है न्यूक्लियर, सेकंड है सेलुलर एंड थर्ड इज़ द हैलोवियल एंडोस्पर्म। तीनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आपने कहा कि जो ट्रिप्लॉइड या ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट था, उसी ट्रिप्लॉइड सेल से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। डियर स्टूडेंट, एंजियोस्पर्म की 50 to 60% फैमिली में न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म डेवलप होता है और ये बहुत ही मोस्ट कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म है। इसमें जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस होता है वो रिपीट माइटोटिक डिवीजन करता है। कैसा? रिपीटेड माइटोटिक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में स्वतंत्र रूप से ये इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, लेकिन उस न्यूक्लियस के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल का फॉर्मेशन प्राइमरली या इनिशियल फॉर्म में नहीं होता। इसका रिजल्ट ये होता है कि पर्टिकुलर एम्ब्रॉय सैक में लार्ज नंबर में फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं, बट इन द मोस्ट स्पीसीज आफ्टर सम डिवीजन मीन्स बहुत सारे स्पीसीज में यही देखने को मिलता है कि पहले ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस रिपीटेड माइटोटिक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स को परफॉर्म करता है, जिससे पूरा का पूरा एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियस से फिलअप हो जाता है। लेकिन बहुत सारे स्पीसीज में जैसे ही फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स कंक्लूड होता है, वैसे ही वॉल फॉर्म हो जाती है हर न्यूक्लियस के बाद। जो वॉल फॉर्म होती है वो सेंट्रीपिटल मैनर पर फॉर्म होती है। इट्स बिगन फ्रॉम पेरीफेरी टुवार्ड द सेंटर, मीन्स बाहर से अंदर की ओर वॉल फॉर्म होना शुरू होती है और यह एंडोस्पर्म सेलुलर बाद में हो जाता है। यह इस तरह का मालवा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा या सिट्रस मीन्स नींबू या संतरा की फैमिली में देखने को मिलते हैं। फिर समझिएगा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो फ्री रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन कौन सा माइटोटिक डिवीजन्स को परफॉर्म करेगा और पूरा का पूरा एम्ब्रॉय से किससे फिलअप हो जाएगा? फ्री न्यूक्लियाई से फिलअप हो जाएगा। जब न्यूक्लियाई से पूरा एंडोस्पर्म पूरा का पूरा एम्ब्रॉय सैक फिलअप हो जाएगा, वैसे ही वॉल फॉर्म होना शुरू होगी, जो आउटर सरफेस या पेरीफेरी से सेंटर की ओर फॉर्म होगी और इसीलिए इसे हम सेंट्रीपिटल मैनर पर वॉल फॉर्मेशन कहेंगे। इस तरह का न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हमें मालवा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा या सिट्रस फैमिली में देखने को मिलता है। सेकंड इज़ द सेलुलर एंडोस्पर्म। इस तरह का एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट में पहले क्या होता है, हर मीन्स ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस डिवीजन्स को परफॉर्म करता है और डिवीजन्स के परफॉर्म होते हैं उसके चारों तरफ क्या बन जाती है? एक वॉल बन जाती है। इस डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड सेलुलर एंडोस्पर्म। So, free nuclei are not found in the any development stage of cellular endosperm. आपने ये जाना कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस रिपीट डिवीजन्स करता है और पूरा का पूरा एम्ब्रॉय सैक इन न्यूक्लियाई से फिलअप हो जाता है, जबकि सेलुलर एंडोस्पर्म में हर न्यूक्लियस के डिवीजन्स के बाद उसके चारों तरफ वॉल फॉर्म होती है। इसलिए लगातार रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है। वह सेल्स के फॉर्म में होता है क्योंकि उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ वॉल फॉर्म हो जाती है, इसलिए इसे सेलुलर एंडोस्पर्म कहा जाता है। इस तरह का एंडोस्पर्म हमें एडॉक्सा या अदर फैमिली में देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में पहले न्यूक्लियस रिपीटेड डिवीजन्स करेगा, फिर उन न्यूक्लियस के चारों तरफ वॉल फॉर्म होना शुरू होगी, जबकि सेलुलर एंडोस्पर्म में जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन होगा, हर न्यूक्लियस डिवीजन्स के बाद वॉल फॉर्म होगी, जिससे एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और ऐसा एग्जाम्पल हमें एडॉक्सा में देखने को मिलता है। थर्ड वन इज़ द हैलोवियल एंडोस्पर्म। डियर स्टूडेंट, यह न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म के इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होता है। मीन्स ऐसा कहा जाए, दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज इंटरमीडिएट। ये कैसा होता है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेलुलर एंडोस्पर्म के फॉलो करता है। इसमें पहला जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होता है और जैसे जैसे फिर उसके चारों तरफ वॉल फॉर्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो यह वॉल बनती है यह अनइक्वल
सेल्स के फॉर्म में बनती है। बाद में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसमें फिर से स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से कहा जाए कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियाई की तरह डिविजन्स करती है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेलुलर एंडोस्पर्म की तरह बिहेव करती है। डियर स्टूडेंट, इसमें देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म में, वह वॉल फॉर्मेशंस को फॉलो करता है। साथ में 2 अनइक्वल सेल्स फॉर्म होती हैं। बाद में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स इसमें देखने को मिलता है। बोथ द सेल एंड फर्दर डेवलपमेंट टेक प्लेस द सेम वे एज द न्यूक्लियर डिवीजन। और उसी तरह पेरीफेरी से सेंटर की ओर क्या बनना शुरू होता है बनना शुरू होती है वॉल। और हैलोबियल टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है ये हमें हैलोवी फैमिली में देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट, एंडोस्पर्म का मेन इंपॉर्टेंस ये है कि यह डेवलपिंग या डेवलप हो रहे एम्ब्रॉय को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। एंडोस्पर्म प्रोवाइड कराता है फूड उस सीडलिंग को जब सीड जर्मिनेट होता है। आर्टिफिशियल एम्ब्रॉय कल्चर जो हम लोग करते हैं उसमें मिल्क ऑफ कोकोनट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। इसमें एम्ब्रॉय को हम डिफरेंट स्पीसीज़ के एम्ब्रॉय को क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट, हमने ये जाना कि ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट एक ट्रिप्लॉइड सेल थी। यदि ट्रिप्लॉइड सेल पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स को परफॉर्म करे और पूरा का पूरा एम्ब्रॉय सैक फ्री न्यूक्लियाई से फिलअप हो जाए और इसके बाद पेरीफेरी से सेंटर की ओर मेसेंट्रिपिटल मैनर पर यदि वाल फॉर्म होती है, तब हम इसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। सेलुलर एंडोस्पर्म में सेल हर बार डिविजन्स करती है और उसके चारों तरफ वाल फॉर्म होती है, जिससे एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप होता है, तब हम इसे सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। जबकि हैलोबियल एंडोस्पर्म न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म का एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ये प्री न्यूक्लियर डिवीजन और वाल फॉर्मेशन जैसी दोनों प्रोसेस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। Dear student, the next term is the embryo. The process of development of embryo is called embryogenesis. Embryo develop from zygote formed during fertilization. Before development, zygote undergoes a resting period, which is shortened in cellular endosperm and longer in nuclear endosperm. Most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. This is adaptational to provide assured nutrition to the developing embryo. Dear student, हमने ये जाना कि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट ये हुआ कि एक हमें डिप्लॉयड जाइगोट मिला। डिप्लॉयड जाइगोट से एम्ब्रॉय बनने की प्रोसेस एम्ब्रयोजेनेसिस कहलाती है। एम्ब्रयोजेनेसिस तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक एक सर्टेन अमाउंट पे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि जब तक एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक उस डेवलप हो रहे एम्ब्रॉय या डेवलपिंग एम्ब्रॉय को एश्योर्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना कठिन होगा। इसलिए जब तक एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट नहीं होता तब तक एम्ब्रयोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती। डियर स्टूडेंट, एम्ब्रयोजेनेसिस की प्रोसेस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय 2 कैटेगरी में हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रॉय एंड डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रॉय। सो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि मोनोकॉट डाइकॉट प्लांट्स में एम्ब्रॉय कैसे डेवलप होता है। डियर स्टूडेंट, डाइकॉट प्लांट जैसे कैप्सुला वर्सा पेट्रोसिस जो कि क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है, यह इसका यूज हम एक टिपिकल एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ से ऑनाग्रेड या ओनाग्रेड टाइप का एम्ब्रॉय डेवलप होगा। डियर स्टूडेंट, इसमें जाइगोट सबसे पहले अपने साइज में इनलार्ज होगा, अपना खुद का सेलुलोज सेक्रेट करेगा जिससे सेल वॉल फॉर्म होगी और एक ट्रांसफ़र डिवीज़न होगा और रिजल्ट ये होगा कि 2 अनइक्वल सेल्स बनेंगे। समझिएगा, डाइकॉट प्लांट में पहले जाइगोट अपने साइज में लार्ज होगा, सेलुलोज अपना सेल्फ का सेलुलोज सेक्रेट करेगा, पहला अनइक्वल डिवीज़न होगा और अनइक्वल डिवीज़न से 2 अनइक्वल सेल बनेंगे। जो लोअर सेल होगी वो लार्ज होगी और लाइज टुवार्ड द माइक्रोपाइलर एंड और माइक्रोपाइलर एंड पर सिचुएटेड होगी। एम्ब्रॉय सैक इज कॉल्ड बेसल सेल और तब हम इसे नाम देंगे बेसल सेल या सस्पेंसर सेल। जो अपर सेल बनेगी वो चलेजल एंड पर पाई जाएगी और उसे हम टर्मिनल सेल या एपिकल सेल या एम्ब्रॉयल सेल के नाम पर जानेंगे। मीन्स ये जाना आपने कि जाइगोट साइज में इनलार्ज हुआ, सेलुलोज को सेक्रेट किया, ट्रांसफ़र डिवीज़न परफॉर्म किया और उस ट्रांसफ़र डिवीज़न से 2 अनइक्वल सेल बनी। जो लोअर लार्ज सेल बनी
जो कि माइक्रोपाइल एंड पर सिचुएटेड है उसे हमने बेसल सेल, सस्पेंसर सेल या अपर या हमने उसे सस्पेंसर सेल नाम दिया। जो अपर सेल पर सेल सिचुएटेड होगी वो चलेजा एंड पर होगी और उसे हम नाम देंगे टर्मिनल सेल या एपिकल सेल या एम्ब्रॉयन सेल। अब जो बेसल सेल होगी वो सेवरल टाइम ट्रांसफर डिविजन्स को परफॉर्म करेगी और 6 से 10 सेल लॉन्ग स्ट्रक्चर डेवलप करेगी और उसे हम नाम देंगे सस्पेंसर। बेसल सेल जो सस्पेंसर की होगी वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी, माइक्रोपाइल के नियर सिचुएटेड होगी। यह सोयल हो जाएगी, इससे हिस्टोरिया फॉर्म होंगे। लोअर मोस्ट सेल जो सस्पेंसर की होगी वो एम्ब्रॉय को अटैच करेगी और यह अटैचमेंट या एडजेसेंटमेंट क्या कहलाएगा, हाइपोफाइसिस के नाम पर जाना जाएगा। अब दूसरी सेल टर्मिनल सेल या एम्ब्रॉयन सेल। एम्ब्रॉयल या टर्मिनल सेल डिवाइड होगी, 2 वाल फॉर्म करेगी राइट एंगल पर और 4 सेल क्वाड्रेट स्टेज डेवलप होगी। ये क्वाड्रेट स्ट्रक्चर फिर से ट्रांसफर डिवाइड होगी, 8 सेल की स्टेज डेवलप होगी जिसे ऑक्टेट सेल कहेंगे। जो अपर पार्ट की 4 सेल होंगी उस ऑक्टेट में वो प्रोम्यूल्स को बनाएंगी और कॉटलीडेंस उससे डेवलप होंगे, जबकि जो लोअर पार्ट पर 4 सेल्स होंगी उन पर हाइपोकोटाइल और रेडिकल डेवलप होगा। समझिएगा, अपर पार्ट पर जो 4 सेल होंगी उनसे प्रोम्यूल मीस स्टेम डेवलप होने वाला होगा और कॉटलीडेंस डेवलप होंगे, जबकि जो लोअर सेल होगी वो हाइपोकोटाइल या उससे रेडिकल डेवलप होगा जिससे रूट डेवलप होगी। लगातार इस 8 सेल में लगातार क्या रिपीटेड डिवीजन होगा, एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसमें 2 कॉटलीडेंस होंगे और दोनों कॉटलीडेंस लोब्स के फॉर्म में अपीयर होंगे। यह द सेल्स प्रेजेंट बिटवीन 2 कॉटलीडेंस फॉर्म प्रोम्यूल्स। मीन्स 2 कॉटलीडेंस के बीच में जो सेल सिचुएटेड होगी वो प्रोम्यूल्स कहलाएगी, हाइपोफाइसिस को परफॉर्म करेगी और रूट कैप में इपीब्लेमा में रूट ऑफ कॉर्टेक्स में आगे जाकर क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। आफ्टर दैट डेवलपमेंट इन मोनोकॉट एम्ब्रॉय। डियर स्टूडेंट, जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें जो एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होता है वो मैक्सिमम डाइकॉट जैसा ही होता है। इसके डेवलपमेंट के समय अलग अलग स्टेजेस अराइव होती हैं और वो मेच्योर एम्ब्रॉय मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। किस बेस पर डिफरेंट होते हैं, ऑन द पोजीशन ऑफ प्रोम्यूल्स के बेस पर डिफरेंट होते हैं। मोनोकॉट जो मोनोकॉट प्लांट में जो जाइगोट होता है वो पहला ट्रांसफर डिवीजन करता है, एक लार्जर बेसल सेल बनाता है और एक स्मॉलर टर्मिनल सेल। मतलब एक डिवीजन से, ट्रांसफर डिवीजन से एक बेसल सेल और एक टर्मिनल सेल बनेगी। टर्मिनल सेल लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स को परफॉर्म करेगी जिससे 2 सेल डेवलप होंगी। बेसल सेल ट्रांसफर डिवीजन्स को परफॉर्म करेंगी जिससे 2 सेल्स डेवलप होंगी। इस तरह से इन्वर्टेड टी टाइप का प्रो एम्ब्रॉय बनेगा जो 4 सेल से मिलकर बना होगा। बोथ टर्मिनल डिवाइड टू फॉर्म क्वाड्रेंट और इस तरह ये लगातार डिवीजन करेंगे और क्या डेवलप होगा, मोनोकॉट का एम्ब्रॉय डेवलप होगा। डियर स्टूडेंट, हमने ये जाना कि डाइकॉट एम्ब्रॉय और मोनोकॉट एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट कैसे होता है। वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एम्ब्रॉय एंड मोनोकॉट एम्ब्रॉय। डियर स्टूडेंट, सस्पेंसर जो होता है वो डाइकॉट एम्ब्रॉय में वेल डेवलप होता है, यह बेसल सेल से डेवलप होता है, जबकि जो मोनोकॉट एम्ब्रॉय होता है इसमें यह केवल सस्पेंसर सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रॉय। सस्पेंसर वेल डेवलप होगा डाइकॉट एम्ब्रॉय में और ये बेसल सेल से डेवलप होगा, जबकि जो मोनोकॉट का सस्पेंसर होगा वो केवल सिंगल सेल से मिलकर बना होगा। डियर स्टूडेंट, डाइकॉट एम्ब्रॉय में 2 कॉटलीडेंस डेवलप होते हैं, जबकि मोनोकॉट एम्ब्रॉय में सिंगल कॉटलीडेंस डेवलप होता है। डाइकॉट एम्ब्रॉय में एक प्रोम्यूल होता है जो अपेक्स पर सिचुएटेड होता है दोनों कॉटलीडेंस के बीच में, जबकि जो मोनोकॉट एम्ब्रॉय होता है उसमें प्रोम्यूल पाया तो जाता है लेकिन इसकी पोजीशन सेंटर या अपेक्स पर ना होकर लेटरल पर होती है। जो टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रॉय होता है इस पर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड पर 2 कॉटलीडेंस अटैच रहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस के एबव कॉटलीडेंस जो अटैच रहते हैं उनके अपर पार्ट पर एपिकोटाइल पाया जाता है, जबकि लोअर पार्ट पर हाइपोकोटाइल रीजन पाया जाता है, जिससे यह रेडिकल और प्रोम्यूल्स को शो करते हैं। इसी तरह जो टिपिकल मोनोकॉट एम्ब्रॉय होता है इसमें केवल एक कॉटलीडेंस देखने को मिलता है
और इसे इसको टेलम के नाम पर जाना जाता है। और इस तरह का डेवलपमेंट हमें ग्रास की डिफरेंट फैमिली में देखने को मिलता है। So dear student, after that we are going to study the seed formation and fruits formation in dicot and monocot plant. Dear student, हमने मेल गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म की स्टडी करी। अब हम यह जानेंगे कि ओवरी में ओवरी जब टोटल फ्रूट में कन्वर्ट होती है तो ओवरी का कौन सा पार्ट फ्रूट्स के किस पार्ट पर कन्वर्ट होता है, ये लर्न की चीज़ करने की चीज़ टर्मिनोलॉजी। डियर स्टूडेंट, 1 मार्क क्वेश्चन ऑब्टेन यू एट द एनुअल एग्जामिनेशन ऑन दिस समरी। मीन्स ओवरी की ओवरी वाल पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाती है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। अब ओव्यूल में फ्यून के लिए स्टॉक बनाता है, हाइलम हाइलम में कन्वर्ट होता है, माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल में, और जो इंटेगुमेंट होता है ओव्यूल का वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट, इंटेगुमेंट 2 लेयर्ड होता है, मीन्स आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट, जिसमें आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा बनाता है जबकि इनर इंटेगुमेंट टेगमेन में चेंज हो जाता है। अब ओव्यूल के अंदर फिलअप न्यूसीलस जनरली यूज हो जाता है, और यदि वो बचता है तो वो पेरिस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम पहुंचते हैं एम्ब्रॉय सैक के अंदर। एम्ब्रॉय सैक में जो सिनर्जिड सेल होती हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं। एग सेल फर्टिलाइजेशंस के थ्रू एम्ब्रॉय को डेवलप करती है। पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना हुआ सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म को डेवलप करता है, और जो एंटीपोडल सेल होती हैं वो भी जनरेट हो जाती हैं, डिजनरेट। तो समझिएगा ओवरी का कौन कौन सा पार्ट फ्रूट के किस किस पार्ट में कन्वर्ट होता है। तो आपने कहा ओवरी वाल पेरिकार्प में, ओव्यूल सीड में, फ्यूनकिल स्टॉक में, हाइलम हाइलम में, माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल में, और इंटेगुमेंट सीड कोट बनाता है। सीड कोट भी 2 लेयर्ड होता है। जो टेस्टा होता है वो आउटर इंटेगुमेंट का रिजल्ट होता है, जबकि जो टेगमेन होता है वो इनर इंटेगुमेंट का रिजल्ट होता है। न्यूसीलस जो होता है वो जनरली यूज हो जाता है, यदि वो रिमेन्स बचता है तो वो पेरिस्पर्म में चेंज हो जाता है। एम्ब्रॉय सैक के अंदर सिनर्जिड सेल, एग सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस और एंटीपोडल सेल्स डेवलप होती हैं, जिसमें सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल डिजनरेट हो जाती हैं, जबकि एग सेल एम्ब्रॉय में और सेकेंडरी न्यूक्लियस स्पर्म में डेवलप हो जाता है। डियर स्टूडेंट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ऑफ फ्लावर transform into fruits. The ripened ovary is called fruit. When the fruit develop from a ovary, the flower only, it is called true fruits. But when fruits develop from ovary along with other part of flower such as thalamus, calyx, corolla, it is called false fruit or suspicious fruit, जैसे एप्पल, pear, jackfruits and mulberry. Very rarely fruits is formed without fertilization. It is called parthenocarpic fruit, just like papaya, banana, grapes. The fruit's wall is known as pericarp. It may be dry and membranous or fleshy or succulent. Dear student, pericarp of fleshy fruit is often differentiated into 3 layers: pericarp or exocarp, outermost layer, mesocarp or central juicy or fibrous region, and third and innermost is the endocarp that is known as the stony. डियर स्टूडेंट, हमने ये जाना कि फर्टिलाइजेशंस के बाद पूरा का पूरी ओवरी जो फ्लावर में पाई जाती है वो फ्रूट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस तरह से पकी ही या राइपेंड या मेच्योर्ड ओवरी को हम फ्रूट्स कहते हैं। जब फ्रूट्स का डेवलपमेंट केवल और केवल ओवरी से होता है तब उसे हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, जबकि जब फ्रूट्स का डेवलपमेंट ओवरी के अलावा फ्लावर के अदर पार्ट जैसे कि थैलेमस, कैलेक्स, करोला से डेवलप होता है तब हम उसे फाल्स फ्रूट्स कहते हैं, जैसे एप्पल, पियर, जैक फ्रूट्स और मलबेरी। डियर स्टूडेंट, रेयर ही सही लेकिन बहुत सारे प्लांट्स में ये देखने को मिलता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन भी फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है, और ऐसे फ्रूट्स को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के नाम पर जानते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने फ्रूट्स को ब्रॉडली क्लासीफाई किया 3 कैटेगरी में। पहले आए सिंपल फ्रूट्स, सेकंड आए एग्रीगेट फ्रूट्स, और तीसरे आए कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट्स। समझिएगा, सिंपल फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो केवल मोनोकार्पेल मीस या पॉलीकार्पेली सिनकार्पस पिस्टल से डेवलप होते हैं। समझिएगा, ऐसे फ्रूट्स जो एक ही कार्पल या बहुत सारे कार्पल से डेवलप होते हैं और केवल एक ओवरी से जो
से एक ही फ्रूट्स डेवलप होता है तब हम उसे सिंपल फ्रूट्स कहते हैं, जैसे पी और मैंगो। एग्रीगेट फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स जो पॉलीकार्पेली और कार्पेलरी और एपोकार्पस क्रिस्टल से डेवलप होते हैं, ग्रुप में डेवलप होते हैं, कलेक्टिवली डेवलप होते हैं, तब हम उसे एग्रीगेट फ्रूट्स कहते हैं, जैसे कस्टर्ड हो गया, रेसबेरी हो गई, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा हो गया, इसमें देखने को मिलता है। जबकि जो कंपोजिट फ्रूट्स होते हैं ये डेवलप होते हैं पूरे के पूरे इनफ्लोरोसेंस में, इसलिए इन्हें कंपोजिट या फाल्स फ्रूट कहा जाता है, जैसे पाइनएप्पल हो गया, जैक फ्रूट हो गया और फिग हो गया। डियर स्टूडेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन समझते हैं। डियर स्टूडेंट, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में सीड डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए सीड प्लांट डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल फर्टिल वाटर फॉर सेक्सुअल प्रोसेस। डियर स्टूडेंट, फ्रूट्स हेल्प करते हैं सीड के डिस्पर्सन में। फ्रूट्स प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं उस सीड को उस अपनी कवरिंग के द्वारा। फ्रूट्स प्रोवाइड कराते हैं न्यूट्रिशन जो सीड जर्मिनेट हो रहा होता है या सीडलिंग डेवलप हो रहा होता है। फ्रूट्स का इम्पोर्टेंस है हमारे फूड आइटम्स के लिए। फ्रूट्स का इम्पोर्टेंस है रिच प्रोटीन, ऑयल, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन, पेक्टिन और मिनरल्स के लिए। और फ्रूट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है डिफरेंट टाइप की मेडिसिन्स के लिए। डियर स्टूडेंट, सीड एग्रीकल्चर का बेस माने जाते हैं। एक निश्चित टाइम के बाद वो ग्रो होते हैं और लगातार हम सीड को कल्टीवेट करते हैं। फूड मटेरियल चाहे सेरेल हों, पल्स हों, वेजिटेबल ऑयल हों, सब हम सीड से ही ऑब्टेन करते हैं। क्यूमिन हो गया, फनल हो गया, कोरिएंडर हो गया, आजवाइन हो गया, बहुत सारे स्पाइसेस भी हमें सीड से ही मिलते हैं, जैसे चिरौंजी हुआ, आलमंड हो गया, खसखस हो गई। इनके सीड का यूज हम मेडिसिन के फॉर्म में करते हैं। डिफरेंट टाइप के कॉटन या अदर फाइबर हमको डिफरेंट सीड से ही प्राप्त होते हैं। बाजरा हो, ज्वार हो, कॉटन हो, इन सीड्स का यूज़ हम कैटल्स के फॉडर के फॉर्म में करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, we are going to study the some special mode of reproduction. It's are so important for your and dear student. Some is special modes of reproduction. Vegetative and sexual reproduction are the common method of reproduction in flowering plant, but under certain condition. Reproduction also occurs without process of fertilization. Word mention करेगा without the process of fertilization. फर्स्ट एपोमिक्सिस। एपो मीन्स विदाउट, मिक्सिंग मीन्स मिक्सिंग और मैरिज और फ्यूजन। डेरिवेशन आप नॉर्मली जानते हैं कि एक जो डिप्लॉयड एम्ब्रॉय होता है यह हैप्लॉयड मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन का रिजल्ट होता है। मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में मेल और फीमेल हैप्लॉयड गैमेट आपस में फ्यूजन्स को परफॉर्म करते हैं जिससे डिप्लॉयड एम्ब्रॉय डेवलप होता है। मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में गैमेट्स का रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, उनका फ्यूजन नेसेसरी है ताकि एम्ब्रॉय डेवलप हो सके। लेकिन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिप्लेस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सम प्लांट्स। मीन्स बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को रिप्लेस कर देता है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू विंगलर, तो विंगलर के अनुसार एपोमिक्सिस इज द सब्सटीट्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय असेक्सुअल प्रोसेस। मीन्स एपोमिक्सिस असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की सब्सटीट्यूटेड वह असेक्सुअल प्रोसेस है जिसमें गैमेट का फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं होता है, या ऐसा कह दें कि एपोमिक्सिस एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है बिना गैमेट फॉर्मेशन के और बिना गैमेट फ्यूजन के। डियर स्टूडेंट, इस तरह की वह प्रोसेस जिसमें विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट किसका डेवलपमेंट होता है, सीड या फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है, तब ऐसी प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस के नाम पर जानते हैं। एपोमिक्सिस की प्रोसेस में जो पर्टिकुलर सीडलिंग डेवलप होता है वो फ्लावर के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप हो सकता है, चाहे वो बुलबिल्स हों, चाहे वो रनर हों, चाहे शक्कर हो या बल्ब हों। डियर स्टूडेंट, इसमें जो प्रोपोगेशन होता है इसमें मियोसिस और गैमेट फ्यूजन जैसी सेक्सुअल प्रोसेस जो होती हैं वो परफॉर्म नहीं की जाती हैं और बिना गैमेट फॉर्मेशन के ही असेक्सुअल मोड के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज द पॉली एम्ब्रियोनी। नॉर्मली ओनली वन एम्ब्रॉय इज फाउंड इन वन सीड, but in some plant the presence of two or more than two embryo in one seed is also observed.
The presence of more than one embryo in seed is called polyembryony. आप नॉर्मली जानते हैं कि एक प्लांट में एक एम्ब्रॉय से एक ही सीड डेवलप होता है, लेकिन बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनमें एक समय पर बहुत सारे एम्ब्रॉय डेवलप होते हैं और इस प्रोसेस को पॉली एम्ब्रियोनी के नाम पर जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, कुछ सेवरल प्लांट ऐसे हैं जिनमें जो सीड होते हैं मीन्स उनमें एक से ज़्यादा नॉर्मल एम्ब्रॉय डेवलप होते हैं, इसलिए इसे पॉली एम्ब्रियोनी के नाम पर भी कहा जाना जाता है। पॉली एम्ब्रियोनी मोर फ्रिक्वेंट इन जिम्नोस्पर्म देन एंजियोस्पर्म मीन्स पॉली एम्ब्रियोनी की प्रोसेस एंजियोस्पर्म से ज़्यादा जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है, जैसे सिट्रस, एलियम, निकोटियाना ऐसे प्लांट। पॉली एम्ब्रियोनी को सबसे पहले लीवेनहॉक ने रिपोर्ट किया। उनका मानना था कि पॉली एम्ब्रियोनी दो तरह की होती है, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी एंड फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। Several embryo appear within in one embryo sac developing from its different cell or nuclei, or sometimes the development embryo may penetrate into the embryo sac from outside, that are true polyembryony. False polyembryony में several embryo develop from any embryo sac present in one ovules. Dear student, polyembryony का रीजन क्या हो सकता है? तो गस्ट फॉन्स के अकॉर्ड क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी और ओरिजिन ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी फ्रॉम क्लीवेज ऑफ एम्ब्रॉय। जब एम्ब्रॉय का क्लीवेज होता है उस समय पर क्लीवेज में इरेगुलरिटी के कारण एक एम्ब्रॉय की जगह बहुत सारे एम्ब्रॉय डेवलप हो जाते हैं। ओरिजिन ऑफ एम्ब्रॉय फ्रॉम सेल ऑफ द एम्ब्रॉय सैक अदर देन द एग सेल मीन्स जब एक सेल की जगह दूसरी सेल्स एम्ब्रॉय फॉर्मेशन को परफॉर्म करती हैं तब हमें क्या देखने को मिलता है? पॉली एम्ब्रियोनी जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। Dear student, next term is parthenogenesis and parthenocarpy. Normally, an egg develops into embryo after fertilization, but sometimes fertilization fails to occur. An unfertilized egg develops into embryo. So, the process of development of embryo from unfertilized egg is called parthenogenesis. Dear student, जनरली हम ये जानते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से जायगोट और जायगोट से एम्ब्रॉय डेवलप होता है और उस एम्ब्रॉय से सीड या फ्रूट से डेवलप होते हैं। लेकिन बहुत या सम टाइम हमने ये भी देखा है कि जब फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है या परफॉर्म नहीं होता तो जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं वो एम्ब्रॉय में डेवलप हो जाते हैं और ऐसे एम्ब्रॉय सीड फॉर्मेशन नहीं करते, इसलिए इन्हें सीड लेस प्लांट भी कहा जाता है और यह प्रोसेस पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। Parthenocarpy. In flowering plant, ovule is transformed into seed and ovary into fruit only after pollination and fertilization. The failure of pollination result in the failure of seed and fruit formation. In some plant, fruits are formed even without fertilization and pollination. Such fruits are always seedless and they are called parthenocarpic fruit. And that process is known as the parthenocarpy, just like banana, grapes, orange, pineapple, etc. डियर स्टूडेंट, हमने ये माना कि जब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है, किसी कारण से फेल हो जाती है या पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, तब उस पर्टिकुलर जो एम्ब्रॉय सैक होता है या वह किस में चेंज हो जाता है, वह फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है और ऐसे फ्रूट्स में सीड का डेवलपमेंट नहीं होता। इन्हें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट और ये प्रोसेस पार्थिनोकार्पी के नाम पर जानी जाती है, जैसे बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज etc. पार्थिनोकार्पी टू टाइप्स की होती है। पहली है नेचुरल पार्थिनोकार्पी और दूसरी है आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी। द फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट विथ ओवरी विदाउट बीइंग ट्रीटेड and without pollination and fertilization, that is known as the natural parthenocarpy. Example, grapes and banana. आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी में हम सीडलेस फ्रूट्स प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं? हम डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं फ्लावर में, जिससे सीडलेस फ्रूट्स तैयार होते हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है, जैसे ग्रेप्स हो गया, टोमेटो हो गया। सो डियर स्टूडेंट, वी हैव लर्न डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। डियर स्टूडेंट, कुछ होमवर्क है जिसे आप स्पेशल लर्न करें, जैसे
structure of ovule, structure of pollen grain, microsporogenesis diagrammatic representation, megasporogenesis diagrammatic representation, difference between monocot and dicot plant with the diagram. Thank you. Have a nice day.